इस बात को सही साबित करके एक नई मिसाल कायम की है, जो अब तक की फिल्मों के सबसे महान डायरेक्टर साबित हुए। उन्होंने बचपन से ही फिल्म डायरेक्ट करने का सपना संजो लिया था। एक खास बात ये थी कि उन्होंने अपने सपने को मरने नहीं दिया और बचपन से ही एक पुराने कैमरे से शौकिया तौर पर फिल्में बनाने लगे। स्पिलबर्ग को यूनिवर्सल स्टूडियो की तरफ से मौका किस तरह मिला, इसकी बिना बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक गाड़ी में बैठाकर गेस्ट को पूरा यूनिवर्सल स्टूडियो घुमाया जाता था। स्पिलबर्ग उस गाड़ी में छुप करके बैठ जाते और पूरा चक्कर लगाकर वापस आते थे। जब वो वापस गेट के पास आ जाते तो उनकी ये आदत थी कि पहरेदार से 2-4 गप्पे जरूर लड़ा लिया करते थे। इस तरह कई दिन बीत गए और वो लगातार 3 महीनों तक स्टूडियो जाते रहे। जाते समय पहरेदार से हाथ हिलाकर सलाम करते और वापस आते समय हाथ हिलाकर अलविदा कहते। वो हमेशा कोट पहनते थे और हाथ में एक सूटकेस रखा करते थे, जिससे पहरेदारों को ये महसूस हो कि वो समर क्लास अटेंड करने वाला एक स्टूडेंट है। अब तक उन्होंने कई डायरेक्टर, राइटर और एडिटर से बातचीत करके जान पहचान बना ली थी। यहाँ तक कि उस बिल्डिंग में खाली कमरा मिलने पर उन्होंने अपने नाम के आगे डायरेक्टर लिख करके चिपका दिया था और वहां पर बैठने लगे। इसी तरह एक दिन वहां के प्रोडक्शन हेड सिड शिम्बर्ग से उनकी मुलाकात हो गई। उन्होंने शिम्बर्ग को कॉलेज के टाइम पर बनाई हुई फिल्म दिखाई। शिम्बर्ग उस फिल्म को देख करके इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने उस नौजवान को स्टूडियो के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। और उनकी पहली फिल्म द शुगरलैंड एक्सप्रेस ने बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा अच्छा बिजनेस तो नहीं किया, पर इसे क्रिटिक्स का बहुत प्यार मिला। यहाँ तक कि कांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को कई सारे अवार्ड भी मिले। उन्हें सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब कहीं से उन्हें जॉस बुक मिली। स्टूडियो उस पर फिल्म बनाने के लिए तैयार थी और उसके लिए उन्हें एक बेहतरीन डायरेक्टर भी मिल गया था। स्पिलबर्ग इस फिल्म को खुद बनाना चाहते थे, जबकि उनकी पिछली फिल्म द शुगरलैंड एक्सप्रेस ने कोई खास बिजनेस नहीं किया था। उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। उन्होंने प्रोड्यूसर्स के सामने अपनी बात रखी और उस डायरेक्टर को हटा करके उन्हें फिल्म देने की मांग कर दी। वैसे ये कोई आसान काम तो नहीं था। उन्हें शुरू से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रोडक्शन तंगी के दौर से गुजर ही रहा था। खैर, जब 1975 यानी कि 1975 में जॉस फिल्म रिलीज हुई तो उसे डबल सक्सेस मिली। उसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और क्रिटिक्स ने भी उसकी बहुत तारीफ की। रिलीज होने के 1 महीने के अंदर ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर $40 करोड़ की कमाई कर डाली थी, जो कि उस समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। उसके बाद स्पिलबर्ग ने कई सारी फिल्में डायरेक्ट की, जिनमें इंडियाना जोन्स सीरीज, द कलर पर्पल, जिसे अवार्ड भी दिया गया था, और एम्पायर ऑफ द सन भी शामिल है। कुछ समय के बाद स्पिलबर्ग ने जुरासिक पार्क नाम की फिल्म डायरेक्ट की, जो कि उस समय के इतिहास की सबसे सक्सेसफुल फिल्म थी। ये स्पिलबर्ग की तीसरी फिल्म थी जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इसने करोड़ों डॉलर की कमाई की और स्पिलबर्ग यहीं पर नहीं रुके। वो अपने सपनों को लगातार पूरा करने की तरफ आगे बढ़ते गए। उन्होंने हॉलीवुड के 2 बड़े लोगों के साथ मिलकर के अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोल लिया, जिसका नाम ड्रीम वर्क्स था। तो ये थी स्पिलबर्ग की कहानी। और अब हम सबसे पहले प्रिंसिपल को पढ़ने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अपना दिमाग खुला रखिए। आपको बता देते हैं कि ये प्रिंसिपल किसी एक इंसान की जिंदगी से नहीं बनाए गए हैं, बल्कि 500 ऐसे अमीरों के एक्सपीरियंस से बनाए गए हैं जो गरीबी में पले बढ़े और जिन्हें ज्यादा पढ़ने का मौका भी नहीं मिल पाया था, और फिर भी उन्होंने दुनिया में अपना परचम फहराया। तो आगे जिस नियम की हम बात करेंगे वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हमें यकीन है कि आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले कि हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें 2 ऐसे लोगों की जिंदगियों की कहानियां हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े कमाल के चेंजेस किए थे। तो यहाँ पर ऑथर बताना चाहते हैं कि ये दोनों ही लोग उनके काफी करीब है। एक उनका करीबी दोस्त है जिसे वो 25 सालों से जानते हैं, और दूसरा उनका बेटा है। इन 2 लोगों के आश्चर्यचकित कर देने वाली सक्सेस के बारे में अगले चैप्टर में बताए गए प्रिंसिपल का बड़ा योगदान रहा है। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे विल पावर की। सक्सेस की ओर पहला कदम, अमीर बनने की ओर पहला कदम। जब एडविन सी बर्न्स उस ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से उतरे तो उनके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया कि वो सिर्फ एक गेस्ट है, बल्कि वो एक राजा की तरह महसूस कर रहे थे। तब उन्होंने थॉमस एल्वा एडिसन के ऑफिस की ओर रुख किया तो उनका मन काम पर लग गया था। उन्होंने मन ही मन खुद को एडिसन के सामने खड़ा पाया। उन्होंने देखा कि एडिसन उन्हें जिंदगी भर का जुनून और इच्छा पूरा करने के लिए
अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं। बर्न्स की इच्छा सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, ना ही सिर्फ एक साधारण सी इच्छा थी, बल्कि वो तो इससे भी कहीं ज्यादा थी। ये एक पैशन था जिसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। पता है सबसे बड़ी बात क्या थी? उन्होंने मन में ये ठान लिया था कि उन्हें तो ये हासिल करना ही है। उनका मकसद बहुत अटल था। जब वो एडिसन से मिले तो ये इच्छा बर्न्स के लिए नई नहीं थी, बल्कि ये उनके मन में लंबे समय से सबसे ज्यादा हावी रहने वाली इच्छा बन गई थी। हो सकता है कि शुरुआत में ये इच्छा सिर्फ एक इच्छा ही रही हो, पर जब वो एडिसन के सामने खड़े हुए तो वो सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज्यादा मजबूत और अटल थी। कुछ सालों के बाद वो फिर से उसी ऑफिस में एडिसन के सामने खड़े हुए जहां वो पहली बार मिले थे। इस बार उनकी इच्छा हकीकत में बदल चुकी थी। वो एडिसन के साथ बिजनेस करने लगे थे। उनके मन में सबसे हावी रहने वाला सपना सच में बदल चुका था। आज जो लोग बर्न्स को जानते हैं और उनसे जलते हैं, वो बस इसलिए कि उन्हें लगता है कि बर्न्स को किस्मत की बदौलत एडिसन के साथ काम करने का मौका मिला था। पर असल में उन लोगों ने बर्न्स को कामयाबी हासिल करने के बाद देखा था। सच कहूं तो उन लोगों ने कभी भी उनके कामयाब होने के कारणों पर गौर ही नहीं किया। एडिसन के ऑफिस में काम करते हुए 5 साल बीतने के बाद भी बर्न्स को सक्सेसफुल होने की कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी, और ना ही ऐसा कुछ हुआ था कि जिससे वो एडिसन के साथ बिजनेस में पार्टनर बन सके। हर किसी के लिए वो एडिसन के ऑफिस में काम करने वाले सैकड़ों लोगों में से एक थे, पर वो अपने मन में पहले ही दिन से एडिसन के बिजनेस पार्टनर बन चुके थे। बर्न्स की कहानी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर का बेहतरीन एग्जाम्पल है। बर्न्स सक्सेसफुल इसलिए हुए क्योंकि उनके मन में इससे बड़ी इच्छा कोई नहीं थी कि उन्हें सिर्फ एडिसन के साथ काम करना है। उन्होंने इसके लिए एक प्लान बनाया और उन्होंने वो सारे रास्ते बंद कर दिए जिनसे वो पीछे पलटकर वापस जा सके। वो अपनी इच्छा के साथ खड़े रहे जब तक कि उनकी इच्छा मन में हावी ना हो गई और फिर हकीकत में ना बदल गई हो। जब वो पहली बार ऑरेंज यानी एडिसन के ऑफिस में पहुंचे तो उनके मन में इस तरह के ख्याल बिल्कुल नहीं थे कि मैं एडिसन से उनके ऑफिस में काम करने के लिए मौका मांगूंगा, बल्कि उन्होंने तो ये कहा कि उन्हें एडिसन के साथ उनके बिजनेस में पार्टनर बनना है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं कुछ महीने यहाँ पर काम करूंगा, अगर मुझे यहाँ कुछ अच्छे मौके नहीं मिलते हैं तो मैं छोड़कर कोई और जॉब की तलाश करूंगा, बल्कि उन्होंने ये बात रखी कि मैं कहीं से भी शुरुआत करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं, जो आप कहेंगे, जब तक कि मुझे आपके साथ बिजनेस करने का मौका नहीं मिल जाता। उन्होंने ये नहीं बोला कि अगर मैं एडिसन की कंपनी में फेल हो जाता हूं तो मैं दूसरे मौकों की तलाश करूंगा। उन्होंने बोला कि मेरी जिंदगी में एक ही इच्छा है कि मुझे महान थॉमस एल्वा एडिसन के साथ उनके बिजनेस में पार्टनर बनना है। इसलिए मैं पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद करके अपने पूरे जीवन को इसे हासिल करने में लगा दूंगा। बहुत पहले की बात है, एक महान सोल्जर हुआ करते थे जिन्हें एक बार जंग के मैदान में जीतने के लिए बहुत ही कड़ा फैसला लेना पड़ा। उन्हें अपनी सेना को दुश्मन के साथ जंग में लड़ने के लिए भेजना था। दुश्मनों की सेना संख्या में उनकी सेना से बहुत बड़ी थी। उन्होंने अपने सैनिकों को नाव में बैठाकर नदी के उस पार भेजा और सभी सैनिकों और औजारों के उतरने के बाद उन्होंने सभी नावों को आग लगाने की आज्ञा दे दी। फिर जंग होने से ठीक पहले उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, आप देख रहे हैं सारी नावें जल रही है। अगर हम अपने दुश्मनों को मार नहीं पाए तो अब हमारे पास वापस लौटने का कोई जरिया नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, या तो मिट जाओ या फिर अपने दुश्मनों का नाश कर दो। और अंत में हुआ यूं कि वे लोग जीत गए। ठीक उसी सोल्जर की तरह हर इंसान को वापस लौटाने वाली नाव मिटा देनी चाहिए, जला देनी चाहिए, लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए और चल पड़ना चाहिए अपनी मंजिल की ओर। जब जीत की इच्छा जिंदगी के लिए जरूरत बन जाए तो कामयाबी मिलना तो तय है। उस भयानक शिकागो शहर के आग में झुलसने के अगले दिन कुछ बिजनेसमैन शहर की एक गली में खड़े होकर राख हुई अपनी दुकानों को देख रहे थे। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जहां पर वो ये फैसला ले सके कि शिकागो शहर को फिर से बनाना चाहिए या फिर देश के किसी दूसरे हिस्से में बेहतर जगह की खोज करनी चाहिए। हर कोई सिर्फ एक ही रिजल्ट पर पहुंचा कि उन्हें शिकागो शहर छोड़ देना चाहिए और किसी बेहतर जगह की तलाश करनी चाहिए। सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, वो बिजनेसमैन जिसने रुकने और फिर से अपना स्टोर बनाने की हिम्मत जुटाई। उन्होंने अपने साथियों को उंगली दिखाते हुए कहा, प्यारे दोस्तों,
मैं ठीक इस जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा, चाहे जितनी बार ये जल जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगा। वो स्टोर बना, यहाँ तक कि आज भी उस राज्य की सत्ता में वो सबसे ऊंचा मॉन्यूमेंट खड़ा हुआ है। उस समय मार्शल फील्ड के लिए सबसे आसान रास्ता यही होता कि वो दूसरे बिजनेसमैन की तरह उनके साथ शामिल हो जाते। जब उनके साथियों ने बुरे होते हालातों और धूमिल होते फ्यूचर को देखा तो वहां से भाग खड़े हुए और आसान रास्ते की तरफ बढ़ चले। तो यही तो फर्क था मार्शल फील्ड और दूसरे बिजनेसमैन के बीच में। ठीक वही फर्क एडविन सी बर्न्स और दूसरे वर्कर्स में था जो एडिसन के ऑफिस में काम करते थे। और ठीक यही फर्क हर सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में होता है। ठीक यही फर्क एक सक्सेसफुल लीडर और अनसक्सेसफुल लीडर के बीच होता है। हर इंसान जिसे पैसों की जरूरत है वो पैसों की इच्छा रखता है। सिर्फ इच्छा रखना आपको अमीर नहीं बना देता। लगातार अमीर बनने की इच्छा जब तक जुनून न बन जाए और फिर उसके लिए पुख्ता प्लान बनाना और अमीर बनने के लिए ठान लेना, फेल होने पर अपने प्लान पर विश्वास रखना ही हमें अमीर बनने की ओर ले जाता है। विल पावर के दम पर अमीर बनने के नीचे 6 स्टेप्स है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकते हैं। पहला, आप जितना पैसा कमाना चाहते हैं उसे डिसाइड कर लीजिए। ये कहना काफी नहीं है कि मुझे ढेर सारा पैसा कमाना है। ये अमाउंट बिल्कुल पक्का और फिक्स होना चाहिए, जैसे कि 1 करोड़ रुपए। यानी इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कारण है जो आपको अगले चैप्टर में बताया जाएगा। दूसरा, ये डिसाइड कर लीजिए कि इतना पैसा कमाने के लिए आप क्या कुछ कर गुजरने को तैयार है। यानी ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिससे बिना कुछ किए ही बहुत कुछ हासिल किया जा सके। तीसरा, एक फिक्स तारीख तय कर ले कि आप कब तक वो पैसा कमाना चाहते हैं। चौथा, अपने पैसा कमाने की इच्छा के लिए एक प्लान तैयार कर ले और तुरंत शुरुआत करें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी तैयार हैं या नहीं। पांचवा, एक कागज पर साफ तौर पर ये सब कुछ लिख लीजिए कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कौन सी तारीख और इसके बदले में आप क्या कर गुजरने को तैयार हैं। और अपने प्लान को भी लिख लीजिए जिसके सहारे आप वो फिक्स अमाउंट कमाने जा रहे हैं। छठा, अपने लिखे हुए सेंटेंस को दिन में 2 बार पढ़े, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार सुबह जागने के बाद। जैसे जैसे आप पढ़े तो उसे अपनी नजरों के सामने देखें, महसूस करें और इस बात पर विश्वास करें कि वो पैसा आपको मिल चुका है। ऊपर समझाए गए 6 इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना है। खास तौर पर आपको छठा इंस्ट्रक्शन कुछ ध्यान से पढ़ना है और उस पर अमल करना है। अब आप ये शिकायत कर सकते हैं कि खुद को ऐसे इंसान के रूप में कैसे देख सकते हैं जिसने वो पैसा कमा लिया है। जब तक आप उसे सच में हासिल न कर ले तो इस समय आपको मजबूत विल पावर की जरूरत होती है, मजबूत इच्छा की जरूरत होती है। अगर आप में सच में उस दौलत को पाने की इच्छा है और वो आपका जुनून है तो आपको खुद को उस दौलत को हासिल कर चुके इंसान के रूप में देखने में कोई मुश्किल नहीं होगी। गोल है, लक्ष्य है पैसा, बस आपको खुद स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है कि आपने वो पैसा हासिल कर लिया है। फिर देख लेना, ये यूनिवर्स आपको वो दौलत जरूर देगा। जो लोग पैसों के प्रति जागरूक रहते हैं वो अमीर बनते हैं। पैसों के प्रति जागरूक रहने का मतलब है कि जो लोग लगातार पैसों के बारे में सोचते रहते हैं और पैसे की इच्छा रखते हैं वही लोग खुद को अमीर बनने की सिचुएशन में तब भी देख पाते हैं जब असल में वो अमीर नहीं होते हैं। तो जिन लोगों को इंसानी दिमाग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है वे लोग इन प्रिंसिपल्स को इम्प्रैक्टिकल कहते हैं, पर ये 6 नियम हर किसी की जिंदगी में हेल्प कर सकते हैं। ये जानकारी उस इंसान एंड्रयू कार्नेगी के द्वारा मिली थी जिसने एक स्टील मिल में एक आम मजदूर की तरह जिंदगी की शुरुआत की थी। पर इस साधारण सी शुरुआत के बावजूद उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके 10 करोड़ डॉलर से ज्यादा दौलत कमाई थी। ऊपर दिए गए 6 स्टेप्स को थॉमस एल्वा एडिसन ने भी जांचा, परखा और फिर कहा, ये 6 नियम सिर्फ पैसा कमाने में ही नहीं बल्कि किसी भी गोल को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इन 6 स्टेप्स को, इन 6 नियमों को इस्तेमाल में लाने के लिए कोई खास मेहनत की जरूरत नहीं होती और ना ही किसी त्याग की जरूरत होती है और ना ही इन्हें अमल में लाने के लिए कोई बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत होती है। पर इन स्टेप्स का सही इस्तेमाल सिर्फ इमेजिनेशन के जरिए से ही संभव है। इस बात को जानने की जरूरत है कि पैसा भाग्य या अच्छी तकदीर से नहीं मिलता बल्कि इसे इमेजिन करना पड़ता है। जिस किसी ने भी अपनी बेहतरीन तकदीर को बनाया है उन सभी ने एक सपना देखा, उम्मीद की है, अटल इच्छा रखी है और प्लान बनाया है।
इससे पहले कि वह दौलत हासिल कर पाते। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही जितने महान लीडर हुए हैं, उन सबका एक ही विजन था। वो दूर के बारे में सोचते थे। अगर आप महान अमीर लोगों की तरह अपने मन में इमेजिन नहीं कर सकते, तो आप कभी भी अपने बैंक में उतना पैसा नहीं देख पाएंगे। सच्चे विजनरी के लिए जितने मौके आज मौजूद हैं, उतने मौके इससे पहले कभी नहीं थे। इस भागती दौड़ती दुनिया में जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, उन्हें ये जानकर के इंस्पिरेशन मिलेगी कि आज दुनिया को नए विचार, काम करने के नए तरीके, नए लीडर, नए इन्वेंशन और एजुकेशन की नई टेक्निक, सामान बेचने के नए तरीके, नई किताबें, बीमारियों के नए इलाज और बिजनेस और जिंदगी के लिए नए नजरिए की जरूरत है। इन सब नई डिमांड के बीच में एक बात तो पक्की है कि अगर आपको जीतना है तो आपके पास क्लियर पर्पस, नॉलेज और मजबूत विल पावर का होना जरूरी है। ये सब हासिल करने के लिए सच्चे विजनरी की जरूरत होती है, जो अपने सपनों को एक्शन में बदल सके। सच्चे विजनरी हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। यही वे लोग होते हैं जो दुनिया बनाते हैं। जो सच में बड़े लीडर हुए हैं, उन्होंने अपने सपनों, नए मौकों और अनदेखी चीजों को हकीकत में बदला है। इन लोगों ने अपनी थॉट की पावर से शहरों, हवाई जहाज, फैक्ट्रियां, कार, बढ़िया हेल्थ और जिंदगी को आसान बनाने के नए तरीकों को इन्वेंट किया है। आज सपने देखने वालों में दो जरूरी खूबियां होनी ही चाहिए, पेशेंस यानी कि धैर्य और खुली सोच। जिन लोगों को नएपन से डर लगता है, उनके सपने शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। लीडर्स के लिए आज से बढ़िया समय कभी नहीं था। आजकल बड़े पैमाने पर बिजनेस, इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियलाइजेशन को नए सांचे में ढालकर नए तरीके से काम करने का वक्त है। अगर आप अमीर बनने का प्लान बना रहे हैं तो किसी को अपने सपनों का मजाक मत उड़ाने दीजिए। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको उन लोगों के जज्बे को जीना पड़ेगा जिनके अतीत में देखे गए सपनों ने सोसाइटी को नई ऊंचाइयां दी, वो आत्मा दी जिससे हम लोग इस समाज में मिलजुल कर रह सके। आपको और हमें आगे बढ़ने का और दुनिया को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिला। उस कोलंबस को मत भूलिए जिन्होंने एक अनजान दुनिया को इमेजिन किया और उसे खोजने के लिए अपनी जिंदगी झोंक दी। अंत में वो कामयाब भी हुए। सच ही कहा गया है कि सक्सेस पाने के बाद सारी गलतियां माफ हो जाती है और फेल होने के बाद कोई बहाना भी काम नहीं करता। अगर जो आप चाह रहे हैं वो सही है और उस पर आपको विश्वास है तो उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़िए। आप अपने सपनों को झोंक दीजिए और अगर आप कभी कुछ पलों के लिए फेल भी हो जाएं, तो उन लोगों की बातों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि ये कुछ समय की हार ही कामयाबी का दरवाजा खोलती है। हेनरी फोर्ड एक अनपढ़ और गरीब आदमी थे जिन्होंने बिना जानवरों के चलने वाली गाड़ी बनाने का सपना देखा। उन्होंने उस वक्त का इंतजार नहीं किया जब उनके पास ऐसे साधन मौजूद होंगे जो उस गाड़ी को बनाने के लिए मददगार साबित होंगे, पर उनके पास जो कुछ भी था उन्होंने वहीं से काम करना शुरू कर दिया और आज पूरी दुनिया उनके पहियों पर चल रही है। उन्होंने दुनिया में इतनी गाड़ियां चला दी जितनी किसी और इंसान ने कभी नहीं चलाई है। ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उन्हें अपने सपनों पर विश्वास था। दूसरी तरफ थॉमस एल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले बल्ब को इन्वेंट करने